उसमें हमने ये चर्चा किया था पिछले से पिछले में भी कि किस तरह से वाइमर रिपब्लिक और स्पार्टसिक जो लीग था उसमें किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म देखने को मिल रहा था और किसी भी पार्टी में वहाँ पे कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि किस तरह से जर्मनी ने 1923 में पैसा देने से मना कर दिया कि जो 6 बिलियन पाउंड का उस पर जुर्माना जो वार गिल्ट क्लॉज के अंदर लगाया गया था कि उसको पैसा देना है, उसने 1923 में मना कर दिया कि अब हम नहीं दे पाएंगे। और जिसके वजह से फ्रांस ने उसके कुछ जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया था उस पर कब्जा कर लिया था। और किस तरह से जर्मनी ने फिर उसके को रिटालिएट करते हुए उस विचार को उसने बहुत सारा करेंसी नोट छापना शुरू कर दिया था, जिससे कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। और चरमराने के बाद जो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो यूएस को थोड़ा सिंपैथी आया था और उसने डेविस प्लान लॉन्च किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको सारा चीज ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से यूएस के संतावना के बाद, सिंपैथी के बाद थोड़ी सी अर्थव्यवस्था जो है जर्मनी का वो रिकवर होने लगी थी। तो यहाँ हम देखेंगे जो आज का टॉपिक है द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन फर्स्ट। तो इस आर्थिक महामंदी के दौरान किस तरह से जर्मनी का जो स्टेबिलिटी था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1924 टू 1928 वाज बिल्ट ऑन द सैंड। ठीक है, ये जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था जो रिकवर हो रही थी वो 1924 से 28 तक में कुछ स्टेबिलिटी उसमें देखने को मिला, थोड़ा सा अस्थायित्व देखने को मिला। लग रहा था कि ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये भी रेत के ढेर पे बना हुआ व्यवस्था साबित हुआ। और इसमें जो है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया वही जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, कि जर्मन रिकवरी शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए। जर्मन का रिकवरी किस बात पर डिपेंड था? यूएस के द्वारा उसको शॉर्ट टर्म लोन मिल रहा था और उसी लोन पर वो डिपेंड था और अपना रिकवरी वो धीरे धीरे कर रहा था। और डेविस प्लान के द्वारा इसका जो लोन देने का, जो लौटाने का प्रक्रिया था, जो मित्र राष्ट्रों को देना था इसको जुर्माना, उसको थोड़ा इजी कर दिया गया था, तो जिससे कि जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से रिकवर हो रही थी। लेकिन ये बहुत जल्द ही खत्म हो गया, ये खुशी ज्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाया। मान लीजिए यूएस लोन दे रहा था उसको, जर्मनी को, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए। अगर यूएस के पास ही अगर पैसा खत्म हो जाए तो वो क्या करेगा? ठीक है, दिक्कत यहाँ थी। तुम सोचोगे कि यूएस मना क्यों करेगा, लेकिन यूएस की, अमेरिका की जो स्थिति बन रही थी उस समय, वो क्या हो रहा था वहां जानते हैं आगे। ठीक है, बट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। देखो, तुमने सुना होगा न्यूज में, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी देश की कंपनी होती है और उस कंपनी का शेयर बेचा जाता है। ठीक है, लोग खरीदते हैं उसको, शेयर को, और शेयर को खरीद के रख लेते हैं। और कुछ समय बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, अगर उस कंपनी को मुनाफा होता है, जिसका उसने शेयर खरीदा है, तो उसको, जो जिसने शेयर खरीदा है उसको भी प्रॉफिट होता है। तो जब लोग, बहुत ज्यादा लोग शेयर खरीदने लगते हैं, पैसा लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं शेयर में, तो शेयर का मार्केट जो है सेंसेक्स ऊपर आने लगता है। और जब लोग शेयर बेचने लगते हैं तो सेंसेक्स जो है वो नीचे आने लगता है। ठीक है, तो देश की आर्थिक व्यवस्था किस तरह, किस मोड़ पे है, किस रुख में है, ये शेयर स्टॉक, मतलब कि स्टॉक जिसको कहते हैं शेयर स्टॉक, उससे पता चल जाता है। शेयर मार्केट से पता चलता है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो कैसे जा रहा है, वो डाउन में जा रहा है या अप में जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना समझना है। तो अमेरिका की
अमेरिका की या दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक शेयर मार्केट है ये वॉल स्ट्रीट, ये फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है। ये मत समझना कि हेलीकॉप्टर से वो पैसा ला रहा था और वो क्रैश हो गया, ठीक है। क्रैश का मतलब है कि यहाँ पे वो डाउन हो गया। बट द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। पीपुल सोल्ड देयर शेयर फियरिंग ऑफ फॉलिंग द प्राइस, क्योंकि उस समय अमेरिका में शेयर के प्राइस जो है अचानक गिरने लगे थे, और जो लोग बहुत ज्यादा शेयर जिसने लोगों ने खरीद के रखा था, उसको लग रहा था कि जिसने कि मान लीजिए कि $100 में उसने अपना एक शेयर खरीदा है, उसका अभी मतलब कि रोज उसका रेट कम हो रहा है, किसी का 90 है, फिर 80 हो रहा है, 70 हो रहा है। तो इस तरह से जब डाउन हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि चलो कम नुकसान है होगा, लेकिन इसको जल्दी से बेच देते हैं ताकि कुछ तो रिकवर हो जाए। और इसी गिरने रेट कम होने के कारण शेयर का रेट कम जो दिन ब दिन हो रहा था अमेरिका में, तो अमेरिका के लोगों ने शेयर को बेचना शुरू कर दिया। और शेयर को जब बेचना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, ये शेयर स्ट्रीट जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है ये फेल हो गया। ये अब रिकवर उसको पैसा दे नहीं पा रहा था कस्टमर से, जो शेयर होल्डर थे, और नेशनल इनकम जो है यूएस का वो फेल हो गया था, आधा पे पहुंच गया था राष्ट्रीय आय, और इफेक्ट वाज फेल्ड वर्ल्ड वाइड, और पूरे दुनिया पर इसका असर देखने को मिला था। ये सारा चीज हम लोग जो पार्ट 2 में है पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से वहां का जो शेयर जो है वो दिन ब दिन डाउन हो रहा था। हमने बताया था या कि जिस तरह से कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे देश बहुत बड़ी पैमाने पर खेती करने लगे थे, यानी कि यूरोप में बहुत ज़्यादा अनाज का डिमांड हो गया था। तो यूरोप में जब अनाज का डिमांड ज़्यादा हो गया था तो अमेरिका, कनाडा जैसे देश और ऑस्ट्रेलिया, रसिया जैसे देशों में बहुत बड़े बड़े खेत बनाए गए थे, बड़ी मात्रा में अनाज उगाया जा रहा था और सारा वो यूरोप को सप्लाई हो रहा था। 1918 में युद्ध बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में फिर से खेती होने लगी, और एक समय ऐसा आ गया कि जहाँ पे अमेरिका के किसान जिसने कि बड़े बड़े खेत और बहुत ज़्यादा अनाज जिसने सप्लाई कर यूरोप को किया था, अब उसका अनाज बिकने नहीं लगा, या बिकता था तो बहुत कम रेट में बिकता था। तो किसान ने और अनाज उगाना शुरू कर दिया ताकि उसका जो आमदनी में कमी हुआ है वो मेकअप हो जाए। लेकिन इससे क्या हुआ कि मार्केट में अनाज पूरा जाम हो गया, कोई खरीदार नहीं, किसान गरीब हो रहे थे, किसान के पास पैसा नहीं था, अर्थव्यवस्था अमेरिका की ठप होने लगी थी। और इसी वजह से ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो लोगों के पास पैसा था नहीं तो वो क्या करता, शेयर ही बेचना शुरू कर दिया, और इसके वजह से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज फेल होने लगा। तो अमेरिका ने उस समय के जो वहां राष्ट्रपति थे एफडी रूजवेल्ट, उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी अनाज थे किसानों के पास सबको जला दिए और किसानों को मुआवजा देना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि अमेरिका को बहुत सारे पैसे की आवश्यकता हुई, तो उसने दुनिया के जिन जिन देशों को लोन दिया था उस लोन को वापस लेना शुरू कर दिया। और इसका शिकार जो न्यू जर्मनी जो रिकवरी कर रहा था अपनी अर्थव्यवस्था को, इस पर भी प्रभाव पड़ा, और दुनिया के देशों पर तो पड़ा ही पड़ा, ठीक है। तो जर्मनी की स्थिति बिगड़ गई, फिर थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन अमेरिका पे ही दिक्कत आ गया, तो इससे इसका भी हालत खराब हो गया। कहा जाता है कि 24 अक्टूबर के दिन 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 शेयर बेचे गए थे। उसी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में लोग शेयर को बेच रहे थे। तो इस तरह से ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरह से प्राइस बढ़ते हैं, किस तरह से प्राइस घटते हैं, ये सारा चीज आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका जो पार्ट 2 होगा स्टूडेंट, उसमें हम और बहुत सारी बातों को क्लियर करेंगे, और इसको आप वीडियो को देखना, समझना, और जहाँ कहीं दिक्कत हो वो पूछना। स्टूडेंट जो इसके पहले हमने वीडियो डाला था
फर्स्ट दिन उस वीडियो को किसी ने नहीं देखा था, नो व्यू था उसमें। तो ये चीज जो होती है ना, ये हमारे एनर्जी को कम करता है, फिर वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं होता है। मान लो कि हम वीडियो बनाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, स्कूल आते हैं, सारा चीज़ करते हैं, आपके लिए करते हैं, और आप वीडियो को नहीं देखते, तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, तो ये बहुत बुरा लगता है। तो वीडियो को देखना है स्टूडेंट, समझना है, और जहाँ कहीं दिक्कत हो पूछना है, ठीक है। बाद में किसी को दोष देने से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई आपका इसी तरह से चलने वाला है, इसको कंटिन्यू करिए, समझने का कोशिश कीजिए, और जहाँ दिक्कत है उसे जरूर पूछिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।